नमस्कार और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आर्थिक राजधानी के उस बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं जो इतिहास के सबसे अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। सपनों की नगरी मुंबई। आज जो शहर आसमान छूती इमारतों से भरा पड़ा है ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी कहानी में साम्राज्यों का उदय, औपनिवेशिक युद्ध और कमाल की इंजीनियरिंग छुपी है। तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि एक शाही शादी में दिए गए दहेज से भारत की आर्थिक राजधानी की नींव रखी जाएगी? बिल्कुल नहीं ना, पर यही सच है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने इस शहर की पूरी तकदीर ही बदलकर रख दी। आइए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस चर्चा को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, 7 अलग थलग द्वीप। दूसरा, पुर्तगाली युग। तीसरा, एक शाही शादी का तोहफा। चौथा, इन द्वीपों को एक साथ जोड़ना। पांचवां, ब्रिटिश महानगर। और आखिरी, आधुनिक मुंबई का जन्म। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द 7 डिसकनेक्टेड आइलैंड्स, यानी वो वक्त जब ये महानगर अस्तित्व में ही नहीं था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जिसे हम एक विशाल मुंबई शहर कहते हैं, वो असल में सिर्फ 7 अलग-अलग मिट्टी के टीलों और द्वीपों का एक झुंड था। बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। यहाँ सिर्फ कोली और आगरी जनजातियों के छोटे छोटे मछुआरों के गांव हुआ करते थे, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग थे। अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये द्वीप मौर्य साम्राज्य, खासकर राजा अशोक के अधीन थे। उसके बाद कई सदियों तक यहाँ सातवाहन और राष्ट्रकूट जैसे अलग अलग स्थानीय राजवंशों ने राज किया, लेकिन सत्ता का ये पहिया घूमता रहा और 1348 आते आते दिल्ली सल्तनत ने अपना कब्जा जमा लिया, जो आगे चलकर 1398 में गुजरात सल्तनत के पास चला गया। अब आते हैं दूसरे दौर पर, द पोर्चुगीज एरा। ये वो समय था जब यूरोपीय खोजकर्ता यहाँ पहुंचे। तो होता क्या है कि 1508 में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी एल्मेडा यहाँ आते हैं। वो अरब सागर के इस बंदरगाह को देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस जगह का नाम ही बॉम बाहिया रख दिया। पुर्तगाली भाषा में इसका मतलब होता है एक अच्छी खाड़ी। और पता है, यही शब्द आगे चल के अंग्रेजों की जुबान पर चढ़कर बॉम्बे बन गया। पर पुर्तगालियों को ये जगह आसानी से नहीं मिली थी। 1534 की ट्रीटी ऑफ बसीन को अगर हम देखें, तो ये जियोपॉलिटिक्स का एक लाजवाब उदाहरण है। उस वक्त मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण का इतना डर था कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मजबूरी में सैन्य समर्थन पाने के लिए ये 7 द्वीप पुर्तगालियों को सौंपने पड़े। यहाँ से हम तीसरे हिस्से में कदम रखते हैं, रॉयल वेडिंग गिफ्ट, एक ऐसा अनोखा लेन देन जिसने इन द्वीपों की दिशा ही बदल दी। खैर, 1661 में ब्रिटिश किंग चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा की शादी तय हुई। उस दौर में पुर्तगाली हिंद महासागर में डच लोगों के बढ़ते दबदबे से काफी घबराए हुए थे। उन्हें अंग्रेजों के साथ एक मजबूत गठबंधन की सख्त जरूरत थी। इसी मजबूरी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी के दहेज में बॉम्बे के 7 द्वीप, मोरक्को का टैंजर पोर्ट और कई सारे व्यापारिक अधिकार इंग्लैंड को सौंप दिए। और बात सिर्फ इन द्वीपों या अधिकारों तक ही नहीं रुकी। इस पूरे सौदे को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में पूरे 2 मिलियन पुर्तगाली क्राउन्स नकद भी दिए। ये सच में एक बहुत ही विशाल रकम थी। और ये अगला वाकया ना सच में कमाल का है। 1668 में ब्रिटिश क्राउन के पास इस जगह का मालिकाना हक तो आ गया, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। तो किंग चार्ल्स द्वितीय ने इस पूरे बॉम्बे पोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। और किराया कितना लिया गया? सिर्फ और सिर्फ 10 पाउंड सालाना। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स में से एक महज 10 पाउंड में। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, स्टिचिंग द आइलैंड्स टुगेदर। यहीं से आधुनिक बुनियादी ढांचे की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही चीजें तेजी से बदलने लगीं। उन्होंने फौरन अस्पताल और मेडिकल फैसिलिटीज बनवानी शुरू की। इसका असर यह हुआ कि जो आबादी 1661 में सिर्फ 10,000 थी, वो महज 14 साल के अंदर यानी 1675 आते आते 60,000 तक पहुंच गई। व्यापार एकदम से तेजी पकड़ने लगा था। लेकिन एक बड़ी तकलीफ अभी भी थी। ये जमीन 7 अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, बिल्कुल किसी टूटे हुए पजल की तरह। तो 1782 में गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने एक मास्टर प्लान बनाया, जिसे हम हॉर्नबी वेलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका मकसद बड़ा साफ था, भारी बाढ़ से बचना, मुगलों से अपने व्यापार को छुपाना और पूरे प्रशासन को एक करना।
उन्होंने समुद्र के बीच के खाली हिस्सों को मलबे से भरकर एक विशाल जमीन का टुकड़ा तैयार किया और 1845 आते आते ये सातों द्वीप जुड़कर एक प्रायद्वीप बन गए। इसके बाद आता है पांचवा हिस्सा, द ब्रिटिश मेट्रोपोलिस, एक ऐसी औपनिवेशिक राजधानी जहां शहरीकरण अपने पूरे उफान पर था। अब देखते हैं कि ये चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। औद्योगिकरण के कारण शहर तेजी से बदला। 1853 में बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चली। फिर 1896 में एक भयंकर प्लेग आया जिसने बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को अस्तित्व में लाया। 1924 में किंग जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पूरा किया गया। और सबसे दिलचस्प बात, दूसरे विश्व युद्ध में लॉजिस्टिक सप्लाई को तेज करने के लिए 1945 में मशहूर मरीन ड्राइव का निर्माण पूरा हुआ। मतलब ग्लोबल लेवल पर चल रहे युद्धों ने सीधे तौर पर यहां के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार दिया। और अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, बर्थ ऑफ मॉडर्न मुंबई, भारत की आज़ादी और उसके बाद के बदलाव। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और ब्रिटिश राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज़ादी के बाद इस शहर की अर्थव्यवस्था पर गुजराती समाज का खास प्रभाव था, जबकि वहां की एक बड़ी आबादी मराठी भाषी थी। इस आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता और लगातार होते विरोध प्रदर्शनों के चलते आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। बॉम्बे नए महाराष्ट्र की राजधानी बना और 1995 में इस शहर को अपना मराठी नाम मुंबई आधिकारिक तौर पर वापस मिल गया। तो मुद्दे की बात यह है कि महज मछली पकड़ने वाले 7 छोटे द्वीप सिर्फ जियोपॉलिटिक्स, साम्राज्यवादी रणनीतियों, एक शाही दहेज और अद्भुत मानव इंजीनियरिंग की बदौलत दुनिया के सबसे ताकतवर महानगरों में से एक में बदल गए। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि अगर अतीत की उस बदलती जियोपॉलिटिक्स ने मुंबई जैसे शहर का निर्माण किया, तो आज जो ताकतें दुनिया चला रही हैं वे आने वाले कल के महानगरों को कैसा आकार देंगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।